कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने 1 नवंबर 2023 को कनाडा का न्यू इमिग्रेशन लेवल प्लान अनाउंस कर दिया है। जी बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आप भी कनाडा सेटल होना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, फिर चाहे आपका पाथ कोई भी है, आप स्टडी वीज़ा के थ्रू जाना चाहते हैं, वर्क परमिट के थ्रू जाना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली क्लास में या पीआर में फाइल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपको पीआर के पाथ तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि आने वाले समय में कनाडा किस तरह के लोगों को पीआर दे रहा है, किस वीज़ा कैटेगरी में, किस इमिग्रेंट कैटेगरी में पीआर दे रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, वो सब कुछ आपको इस प्लान में मिलेगा। इस वीडियो में हम मेन जो क्वेश्चन कवर करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे जो अभी इमिग्रेशन प्लान है, ये क्यों अनाउंस किया जाता है, किसी भी कंट्री में इमिग्रेशन प्लान के मायने क्या है। दूसरा, इसका बेनिफिट एप्लीकेंट्स को क्या रहता है। थर्ड, इसमें हम बात करेंगे जो इमिग्रेशन लेवल्स प्लान अनाउंस किया गया है वो किस साल से स्टार्ट होकर किस साल तक का है, यानी कि कितने सालों का जो इमिग्रेशन लेवल्स प्लान है। उसके बाद इसमें क्या बड़ी चेंजेस हैं और किस वीज़ा कैटेगरी में कितने लोगों को आने वाले समय में कनाडा पीआर करने वाला है। इन सभी मुद्दों पे इस वीडियो में बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट इतनी रहती है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले जो इमिग्रेशन लेवल्स प्लान होता है वो क्या होता है और किसी भी कंट्री को इसकी ज़रूरत क्यों होती है। अगर हम इमिग्रेशन स्टाफ की बात करते हैं, या उस कंट्री में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हुए कितने लोग उनको चाहिए जिनको पीआर देना है, और किस वीज़ा कैटेगरी में कितने लोग चाहिए, इन सभी का एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि हमें टोटल कितने लोगों को पीआर करना है इस साल में। तो उस टारगेट को देखते हुए फिर जो इमिग्रेशन इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, चाहे वो वीज़ा ऑफिसर है, चाहे उनके जो स्टाफ है, वो फिर उसके अकॉर्डिंग उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। दूसरा बड़ा क्वेश्चन है इसका बेनिफिट क्या होता है अपने एक कंट्री को, लगा लीजिए चाहे एप्लीकेंट्स को। अगर कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री की रिक्वायरमेंट को देखते हुए उस इमिग्रेशन प्लान को सेट किया जाता है। और जो एप्लीकेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करना चाहता हूं, तो मुझे अगर मैंने कोई ऐसी वीज़ा कैटेगरी पकड़ी हुई है, या इमिग्रेंट की कोई ऐसी कैटेगरी है जिसमें नंबर ऑफ़ पीआर ही बहुत कम है पूरे साल में, और जो लोग हैं अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हमने देखा कि कुछ ऐसी क्लासेस हैं पीआर की जहां पर लोगों को 5-5 साल से ज़्यादा वेट करना पड़ता है। उससे बेटर है कि आप उस वीज़ा कैटेगरी में या उस इमिग्रेशन की कैटेगरी में अप्लाई करें जहां पर आपके वीज़ा के या पीआर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि जो डिसीज़न आपने लेना है वो आप प्रॉपरली तरीके से ले सकते हैं। अभी जो इमिग्रेशन प्लान है वो किस साल से स्टार्ट होगा और किस साल तक का अनाउंस किया गया है। 2024 यानी कि नेक्स्ट ईयर है जो, वहाँ से स्टार्ट होगा। 2024 का भी अनाउंस किया है, 2025 का भी अनाउंस किया है, और 2026 का भी 3 साल का जो इमिग्रेशन लेवल्स प्लान अनाउंस किया है मार्क मिलर ने। इसमें जो बड़ी चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो 2024 का है उसमें सेम रहा है, कोई इसमें चेंज नहीं किया है इसने। यानी कि जो 2023 में शॉन फ्रेजर ने, जो इनके पुराने इमिग्रेशन मिनिस्टर थे, वो सेम रहा, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया। 2025 में भी जो पहले अनाउंस हुआ है उसी को ही कंटिन्यू कर दिया। 2026 के लिए जो नया इमिग्रेशन प्लान अनाउंस हुआ है वो 2025 का ही सेम कॉपी है, यानी कि उसमें उन्होंने नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू कर दिया, ना उसको इंक्रीज किया है ना उसको डिक्रीज किया है। यानी कि जितने लोग पहले आएंगे 2025 में उतने लोगों को ही पीआर मिलेगी 2026 में। अभी इमिग्रेशन इंडस्ट्री में या टोटल इमिग्रेशन कनाडा में जो है वो कितने कैटेगरी में होती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। कनाडा में मेनली 3 कैटेगरीज हैं जिसमें आपको पीआर मिलती है। पहली होती है इकोनॉमिक, दूसरी है फैमिली क्लास, थर्ड है रिफ्यूजी एंड प्रोटेक्टेड पर्सन्स। ये 3 मेन कैटेगरी हैं। सारा पीआर इन्हीं 3 कैटेगरीज में होता है। हम बात करेंगे कि इस पूरे प्लान में अगर मैं 2024 की बात करता हूं तो टोटल 2,81,000 लोग पीआर होने वाले हैं। 2,81,000, टोटल टारगेट है 4,85,000। उसमें 58% सिर्फ इकोनॉमिक क्लास, यानी कि जिसमें 2,81,000 लोगों को पीआर होगी 2024 में। अभी अगर इकोनॉमिक में हम देखते हैं कि कौन सी वीज़ा कैटेगरी आती है, इसमें सबसे पहले आप मान लीजिए इकोनॉमिक में आ जाएंगे जो फेडरल हाई स्किल्ड वर्कर है, जिसको हम SW बोलते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। उसके बाद फेडरल बिजनेस आ जाएगा। फिर इसके बाद जो इकोनॉमिक पायलट्स चलते हैं जैसे केयर गिवर का हो गया, एग्री फूड पायलट हो गया, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट हो गया, इमिग्रेशन मोबिलिटी पाथवे प्रोग्राम हो गया, अटलांटिक प्रोग्राम हो गए, PNP हो गया, ठीक है, क्यूबिक स्किल्ड वर्कर एंड बिजनेस हो गया। ये सारे इकोनॉमिक में आएंगे और इसमें लोग टोटल पीआर मिलेगा 2,81,000 लोगों को।
जो टोटल टारगेट का 58% है। उसके बाद फैमिली क्लास आएगी। फैमिली क्लास में आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके चिल्ड्रन, उनको 82,000 पीआर लोगों को मिलेगी। अगर आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो सिर्फ 32,000 एप्लीकेंट्स को ही पीआर मिलने जा रही है। उसके बाद जो आएंगे रिफ्यूजी एंड प्रोटेक्टेड पर्सन्स में, जिसमें 72,000 के आसपास, जो टोटल 76,000 के आसपास लोगों को पीआर मिलने वाली है, 4,85,000। अगर हम आगे जाएंगे तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा, क्योंकि जे टारगेट बहुत सेम है, 485,555, यानी कि लगभग 1 2 2 3 3 हज़ार हर एक वीज़ा कैटेगरी में चेंज आने वाली है, बहुत ज़्यादा चेंज इसमें नहीं है। इसीलिए अगर आप अप्लाई करेंगे अभी, तो आपको किन मेन पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। अभी जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी कल, यानी कि जो उन्होंने इंटरव्यू देते समय कहा कि हमें जो लोग पीआर के लिए चाहिए, उसमें हम फोकस कर रहे हैं कि जो हमें जो रिक्वायरमेंट है कनाडा को, उसी कैटेगरी को हम दें। जैसे हमने एक्सप्रेस एंट्री में पहले क्या था, ऑल प्रोग्राम स्पेसिफाइड, बहुत सारे ड्रॉ आते थे और बहुत सारे लोगों को वहाँ पर पीआर मिलती थी। अभी इन्होंने कर दिया, प्रोग्राम स्पेसिफाइड कर दिया जाए। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में उनको लोग चाहिए तो हेल्थ का ही आपको आईटीए मिलेगा। अगर उनको एग्री फूड पायलट में चाहिए तो उसका ही मिलेगा। अगर इनको ट्रकिंग के लिए चाहिए तो उसका ही आपको मिलेगा। अगर आईटी में लोग चाहिए तो आईटी का ही निकल रहा है। अगर फ्रेंच स्पीकिंग में चाहिए तो उसका ही आपको मिल रहा है। यानी कि आपको कोई ना कोई स्किल अपने पास रखनी होगी, जिसके साथ आप कनाडा में पीआर ले सकते हैं, और जो कनाडा में उनको रिक्वायरमेंट है उसको मीट करते हो आप। वो दोनों तरह से आपको भी फ़ायदा है और कंट्री को भी फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक डेटा दिया था कि हमारे पास ऐसी वैकेंसीज हैं 7 लाख से ज़्यादा, जहां पर हमें रिक्रूटमेंट के लिए प्रॉपर जो लोग हैं वो नहीं मिल रहे। इंडस्ट्री की जो टोटल वैकेंसी है वो 7 लाख प्लस है, जिसके लिए उनको लीमिया प्रोवाइड करना पड़ता है। और लीमिया के बेस पे क्या होता है कि वर्क परमिट आते हैं। 7 लाख से ज़्यादा लोगों की वैकेंसी है कनाडा में, जहां पर उनको लोग चाहिए, मगर वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही कनाडा से। उसके लिए फिर उनको इंटरनेशनल जाना पड़ता है, लोगों को हायर कर कर लेकर आना पड़ता है वर्क परमिट पे। दूसरी साइड ऐसे बहुत सारे लोग हैं कनाडा में जिनके पास काम नहीं है। हम बोल रहे हैं कि काम नहीं है, वो बोल रहे हैं कि लोग नहीं है। अगर टोटल टेम्परेरी रेजिडेंट की बात करते हैं, जब फॉरेनर रेजिडेंट की बात करते हैं कनाडा में, इस समय सबसे पीक पे है। 22 लाख पीपल ऐसे हैं जिनके पास पीआर नहीं है इस समय, और वो हर साल इंक्रीज हो रहा है। उसमें सबसे बड़ा जो रोल करता है प्ले, वो करता है स्टूडेंट वीज़ा। जैसे 2023 में 9 लाख लोग आए हैं और 2024 में 10.5 लाख लोग आएंगे। अभी अगर आप देख रहे हैं कि जो टेम्परेरी रेजिडेंट है वो ज़्यादा आ रहे हैं और जिनको पीआर मिल रहा है 5 लाख है, तो आप देखिए कि हाफ का फ़र्क है। 4,85,000 लोगों को 2024 में पीआर मिलेगा। 2023 में उन्होंने दिया है 4,65,000 लोगों को, और जो लोग 2023 में हैं वो है 9 लाख, यानी कि डबल है। जितने लोगों को पीआर मिला उससे डबल लोग आए हैं। और 2024 में भी सेम रहेगा, 4,85,000 आसपास उनका टारगेट है। 5 लाख मान लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 सवा 5 लाख तक वो पीआर कर देंगे। और जो लोग आएंगे वो 10.5 लाख का टारगेट है, सिर्फ स्टडी परमिट की मैं बात कर रहा हूँ। तो पीआर का पाथ आपका तभी इजी होगा अगर आप उस सभी स्किल को जो कनाडा को रिक्वायर्ड है, चाहे अगर आपको और कुछ नहीं आता तो फ्रेंच सीख लीजिए। फ्रेंच भी आपको आती है, अगर अच्छे से आप 7 तक का स्कोर ले सकते हो तो भी आपको काफ़ी हेल्प होती है पीआर में। और बहुत सारे स्टूडेंट तो मैं अभी भी देख रहा हूँ जो मे टेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या जो सितंबर 24 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप सभी को मेरी रिकमेंडेशन है कि आप फ्रेंच पे काम करिए, आप अपनी स्पीकिंग पे काम करिए। अगर वहाँ पर जाकर भी आपको आइल्स देना पड़ता है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे अभी नॉन एसटीएस में भी अप्लाई कर रहे हैं। आपने नॉन एसटीएस में अप्लाई कर दिया मे टेक के लिए, तो भी तो आपके पास 6 मंथ का टाइम है। सितंबर में किया तो 1 साल का टाइम है। तो इंग्लिश पे भी काम करिए और फ्रेंच की क्लासेस भी लीजिए। अगर आप आपके मार्केट में, आपके सिटी में आपको कोई अच्छा फ्रेंच टीचर नहीं मिल रहा, तो आप ऑनलाइन जाइए। ऑनलाइन बहुत सारे लोग आपको फ्रेंच की क्लासेस दे देंगे। जब ये सारी चीज़ें सीखेंगे, ये सारी चीज़ों में आपके पास कोई स्किल होगी। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है कनाडा में। हाउसिंग में आपका प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, रूफिंग हो गया, ठीक है, फ्लोरिंग हो गया। इसके अलावा और बहुत सारे जो काम रहते हैं हाउसिंग में, कारपेंटर हो गया। कुछ भी सीख लीजिए, स्किल आनी चाहिए। बहुत बड़े नंबर्स में लोग चाहिए हाउसिंग क्राइसिस में। हेल्थ इशू बहुत बड़ा है। हेल्थ सर्विसेज में अगर किसी को नॉर्मल भी प्रॉब्लम है तो भी 1-1 साल की वेटिंग मिल रही है।
तो आप मानकर चलिए कि अगर आपके पास कोई स्किल होगी तो आपका पीआर इजी हो जाएगा। किस वीज़ा कैटेगरी में किसका पीआर हो सकता है जल्दी, मैंने कोशिश की आपको सभी को बताने की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी और बहुत सिंपल शब्दों तक पहुंचाई जाए, ताकि जो आपको बेनिफिट हो सके, जो डिसीजन आपने लेने हैं आप उसको अच्छे से ले सकें। थैंक यू सो मच इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए।